ओके, प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम पे हम बात करें। और कल हमने बात यहाँ पे एक्चुअली इसका जो कोर कॉन्सेप्ट हमने समझा था वो ये समझा था कि हम जो प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम है इसमें इसमें हम अपनी इनकम की कैलकुलेशन जो है वो दो फिगर्स को करके बनाएंगे। फर्स्ट फिगर विल बी ऑफ इन ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, ये आपके समझे कि कैश के इनफ्लोज होंगे, पैसा जो आ रहा है। और दूसरी फिगर हमने कैलकुलेट करनी होगी जो भी अलाउएबल एक्सपेंसेस है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स मौजूद है जिसको वी विल ऐड those items and we'll get to the figure of allowable expenses, जिसको फिर माइनस करेंगे रेंट चार्जेबल टू टैक्स में। रेंट चार्जेबल टू टैक्स को हमने कैलकुलेट किया था तीन फिगर्स की मदद से। नंबर वन, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल यानी कि अक्रूवल बेसिस पे। नंबर सेकंड वाज forfeited deposit on contract for sale of land or building, and third one was unadjustable advance। अच्छा, कल कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन ही किया, मैं सबसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी और को कंफ्यूजन हो, उसने ना पूछा हो तो उसको पता चल जाए कि अनएडजस्टेबल एडवांस जो है ये टेनेंट आपको देता है लैंडलॉर्ड को, और फिर जब वो घर खाली करता है या प्लॉट खाली करता है तो फिर ये उसको वापस मिल जाता है। ठीक है, तो प्लॉट की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ बिल्डिंग की बात हो रही है कि बिल्डिंग के केस में ये अनएडजस्टेबल एडवांस का ट्रीटमेंट टैक्स लॉ ने बताया हुआ है। वो क्या बताया हुआ है कि आपने उसको, टेनेंट ने ये पैसा देना है और फिर वापस कर देना है। तो कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि जब ये वापस चल जाना है तो फिर इसको हम 1/10 करके इनकम में क्यों लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि वो जो उसने एडवांस लिया हो किसने, लैंडलॉर्ड ने, वो इसको एक्सपेंस आउट कर दे। ठीक है, और अब इसमें एक्चुअली टैक्स लॉ का कॉन्सेप्ट ये यही है जो हमने इंटरेस्ट फ्री लोन के केस में किया था। इंटरेस्ट फ्री लोन के केस में अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट क्या था? अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट यही था कि अगर आपको पैसे मिले हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिसके वो कोई मार्कअप चार्ज नहीं हुआ, तो इसका मतलब यू आर गेटिंग अ बेनिफिट एट द रेट ऑफ 10%। ये एक प्रिजम्पशन है, एक मफरूजे की बुनियाद पे एफबीआई ने बना लिया कि भाई हाँ इतना फायदा तो ये कमा ही रहा होगा किसी बैंक अकाउंट में रख के या किसी और डेफिनेटली इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ है तो इसमें सारी इनकम खुद बतानी होती है। तो ये एक प्रिजम्पशन है कि टैक्स पे शायद नहीं बताएगा खुद से कि अगर उसने कोई पैसा इससे कमाया है। तो एफबीआई ने एक प्रिजम्पशन एजम्पशन की बेस के ऊपर ही कह दिया कि हाँ जी 10% से इसको मार्कअप कैलकुलेट करके इसकी इनकम मिलेगी। तो बिल्कुल यही अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है कि आपकी जो इनकम है इसलिए 10% से बनाई जा रही है। इनकम आप एक्चुअली क्या करें आप कि जो भी एडजस्टेबल एडवांस है जो कि वापस होना है टेनेंट को, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/10 से, और जो जवाब आ रहा है उसको इनकम बनाकर रेंट चार्जेबल टू टैक्स के अंदर शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसका अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है। अच्छा, अब कल हमने इन तीन चीजों के ऊपर बात कर ली थी कि रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, फोरफिटेड डिपॉजिट, और ये हम कैलकुलेट करेंगे जो ही आपको प्रॉपर्टी का सवाल नजर आए। यू स्टार्ट हंटिंग फॉर दीज थ्री फिगर्स। कौन कौन सी? यही वाली, रेंट, फोरफिटेड डिपॉजिट, अनएडजस्टेबल एडवांस। इसके अलावा जो चीजें होंगी वो हमारे लिए गैर जरूरी है। इसमें जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी वो ये कि जो अनएडजस्टेबल एडवांस है ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के केस में इसका 1/10 करके इनकम में लेकर जाना है। अगर वो लैंड के लिए मिला हो अनएडजस्टेबल एडवांस तो फिर उसको कुछ भी नहीं करना, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर इट। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं कि एक्सपेंस साइड पे क्या हो रहा होगा, क्या मामला चल रहे होंगे। तो जरा एक्सपेंस साइड के ऊपर देख लेते हैं। सो अलाउएबल एक्सपेंसेस जरा देखते हैं कौन कौन से हैं जो हम माइनस कर सकते हैं। सो दे मैं जैसे मैंने बताया था कि लिस्ट ऑफ आइटम्स है और हम उसको अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सपेंस है दैट इज बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस, एंड दिस इज 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो ये वर्ड अब ये फ्रेज अब आपके लिए नई नहीं है, ये आपने पहले रेंट चार्जेबल टू टैक्स कैलकुलेट करना है और फिर उसका 1/5 करके बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस बनाना है।
यानी कि बिल्डिंग का अगर कोई रिपेयर का खर्चा हो तो उसको एक मतलब बहस से पाक करने के लिए कि भाई पता नहीं कितना ही एक्चुअली खर्चा करता होगा, 100 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया, तो उस सारी बहस को खत्म करने के लिए टैक्स लॉ ने कहा है कि अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है तो उसका 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स आपको क्या मिलेगा, बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस। अलाउंस है ये, ठीक है। सो ये इसलिए मैं आई एम राइटिंग अ डेडिकेटेड पेज ऑन इट कि बिल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें आप गलती कर जाएंगे। बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस, बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस, नाउ इट इज एन अलाउंस, तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, किसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, आपके एक्चुअल एक्सपेंस से। सो अलाउंस इज यूज्ड एज अ हैज बीन यूज्ड हियर एज अ फ्रेज। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे कोई एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप आ गया, ऐसी कोई बात आपने ज़हन में नहीं लानी, कोई एम्प्लॉयमेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप नहीं आया। इट इज जस्ट अ फ्रेज विच हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सैलरी। कि बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस कह दो इसको, अगर आप बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस लिखोगे तो फिर तो इसका मतलब ये है कि इसका लिंक बन जाएगा एक्चुअल एक्सपेंस के साथ, ठीक है। और एक्चुअल एक्सपेंस तो फिर बहुत ही आसान है क्योंकि ये तो सारे दिहाड़ीदार मजदूरों को देना होता है और इसकी कोई रसीद नहीं होती, ठीक है। इसकी कोई रसीद तो होती नहीं, इसका कोई एविडेंस, इसका कोई कोई भी एविडेंस तो होता नहीं, ठीक है। तो अगर रसीद और एविडेंस नहीं होता, सॉरी, अगर इसका कोई रसीद या एविडेंस नहीं होता तो फिर इस एक्सपेंस को किस तरह से लॉक किया जाए कि इसके ऊपर बहस ना हो। अच्छा, ये एक मिनट, स्क्रीन शेयर खत्म हो गया, मेरा हाथ कहीं स्क्रीन पे लग गया था गलती से। आई एम शेयरिंग इट अगेन। ओके, आई गेस इट्स फाइन नाउ। तो ये जो इसकी रसीद तो होगी नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें गुंजाइश मौजूद है कि जो टैक्स पेयर है वो अपनी मर्जी से एक्सपेंस को बढ़ा ले और अपना रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया उसमें से माइनस कर ले एक बड़ी अमाउंट और अपनी इनकम को रिड्यूस कर ले, ये उसके पास मार्जिन मौजूद है, तो इस मार्जिन को खत्म कर दी। समझ रहे हैं जी कॉन्सेप्ट, फिर से बोल रहा हूँ कि रिपेयर, बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस क्यों अलाउ नहीं किया और बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस क्यों कर दिया इसको। इसलिए कर दिया क्योंकि बिल्डिंग का रिपेयर का जो खर्चा होता है वो सारे का सारा दिहाड़ीदार मजदूरों को दिया जाएगा। अगर आपने पेंट करवाया, आपने कोई प्लास्टर ठीक करवाया, आपने फर्श ठीक करवाया, छत ठीक करवाई, कोई भी रेनोवेशन की, तो ये दिहाड़ीदार मजदूर हैं, ये कोई चेक में या बैंकिंग चैनल से पैसा नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये कि जो जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन होती है ना, उसमें जो ट्रांजैक्शन करने वाला है उसकी डिस्क्रिशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। डिस्क्रिशन से मुराद ये कि उसकी सवाबदीद, उसकी मर्जी कि वो कहे जी इतना खर्चा हुआ है या इतना खर्चा हुआ है, उसकी कोई रसीद नहीं है, वो उसकी मर्जी है कि वो जितना भी खर्चा होता है। तो अब हाँ, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ ये भी तो हो सकता है कि जो रेंट है वो भी कैश में रिसीव किया जाता हो, हाँ हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ होता है जो घरेलू मतलब छोटे किराए के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें। लेकिन जहाँ पे भी मतलब बिल्डिंग्स रेंट पे दी जाती हैं, बड़े बड़े प्लाजास दिए जाते हैं, तो वो चेक के अंदर, चेक के जरिए लेते हैं, लेकिन एक्सपेंस उनका भी अगेन कैश में ही होता है। यानी अगर सेंटोरस मॉल या डॉल्मेन मॉल ये अगर कोई रिपेयर एक्सपेंस करवाएगा, कोई बिल्डिंग रिपेयर करवाएगा, तो वो भी आगे मजदूर ही आएगा ना जो काम करने के लिए। तो इसलिए टैक्स लॉ ने बेसिकली कहा ये कि जी बिल्डिंग का जो रिपेयर है उसको हम कह देंगे बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस। तो आपको जैसे ही सवाल नजर आएगा प्रॉपर्टी का, तो आंखें बंद करके सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले रेंट चार्जेबल टू टैक्स कैलकुलेट करो, 3 फिगर्स की मदद से। रेंट, फोरफीटेड डिपॉजिट अगर सवाल में हो, और तीसरा अनएडजस्टेबल एडवांस अगर सवाल में हो। और ये अनएडजस्टेबल एडवांस सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग वाला। इसमें से माइनस करनी है दूसरी फिगर एक्सपेंसेस की, और एक्सपेंस सवाल में अगर कोई बताया है या नहीं बताया डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सवाल में एक्सपेंस कोई बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ। आपने सिंपली क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि आपको रिपेयर, बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस, ये जो ऊपर आपने फिगर कैलकुलेट की थी,
रेंट चार्जेबल टू टैक्स की, इसका 1/5 करके एक एक्सपेंस कैलकुलेट कर देगा। ठीक है। सो अब एक्सपेंस के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है, अगर क्वेश्चन एक्सपेंस के बारे में साइलेंट भी है, तो भी आपने बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस ये जरूर कैलकुलेट कर देना है फॉरन से। ठीक है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिगर, और इसमें चूंकि ये बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस है, तो ये लैंड के केस में ये वाला एक्सपेंस नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के केस में होगा। तो आपको जो है वो ये एक्सपेंस लाजमी कैलकुलेट करना है, चाहे सवाल में रिपेयर के बारे में कुछ बताया हुआ हो, चाहे ना बताया हुआ हो, चाहे 100 रुपये एक्सपेंस बताया हुआ हो, चाहे 10 लाख रुपए एक्सपेंस बताया हो, चाहे एक्सपेंस कल वर्ड भी ना लिखा हो। तो आपका काम सिर्फ ये है कि आपने 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स एक एक्सपेंस बना देना है, जिसका नाम होगा बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस। ठीक है, ये जरूरी है। इट्स अ कंपल्सरी एक्सपेंस फ्रॉम रेंट चार्जेबल टू टैक्स ऑफ बिल्डिंग। सेकेंड इज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ बिल्डिंग। अगर आपने अपनी बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई है, तो उसका जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है या पेबल है, वो यानी अब ये इसका वाला एक्सपेंस से लिंक हो गया ना एक्चुअल। तो जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम है बिल्डिंग का, आपने जो पेड है या पेबल है, इसका मतलब ये कि अक्रूवल बेसिस पे आपकी ये अक्रूवल बेसिस के ऊपर आपने इसको एक्सपेंस ट्रीट करना है। रेट्स टैक्स चार्ज सेस नॉट बीइंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अलावा कोई भी और टैक्स अगर प्रॉपर्टी पे लगता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स होता है, तो कमेटी का कोई टैक्स हो गया, तो ये सारे टैक्सेस इनकम टैक्स के अलावा आप एक्रूवल बेसिस के ऊपर एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। ग्राउंड रेंट। अगर आपकी बिल्डिंग किसी ऐसी जमीन पे बनी हुई है जो जमीन आपकी नहीं है, तो फिर आप उस जमीन का किराया भी पे करेंगे, तो दैट किराया इज कॉल्ड ग्राउंड रेंट। अगर आपने कोई पे किया है या पेबल है, तो वो यहाँ पे एक्सपेंस आउट हो जाएगा। ठीक है। सो ग्राउंड रेंट की फ्रेज क्या है यहाँ पे लिखते हैं, ये बात ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। ग्राउंड रेंट की एक बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में जाके। सो ग्राउंड रेंट बेसिकली क्या है जी? ग्राउंड रेंट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि अगर आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है किसी ऐसे लैंड के ऊपर जो लैंड ए का है और बिल्डिंग बी की है, और ये रेंट पे दे दी गई है एक तीसरे बंदे को जिसका नाम सी है, तो रहता इसमें कौन है? सी। ऑनर इसका कौन है? बी। लेकिन जमीन जिस पे ये बनी हुई है वो किसकी है? वो ए की। ठीक है। सो लैंड ऑनर। ठीक हो गया। तो अब होगा ये कि ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी? सी जो है कुछ रेंट पे करेगा, ये रेंट किसको जा रहा होगा? बी को। तो बी अपना रेंट चार्जेबल टू टैक्स कैलकुलेट करेगा, जिसमें वो रेंट की फिगर शामिल करेगा। लेकिन चूंकि उसकी ये जो बिल्डिंग है ये किसी ऐसी जमीन पे है जो कि ए उसका मालिक है, तो बी इसको कुछ रेंट पे कर रहा होगा। दिस रेंट इज कॉल्ड ग्राउंड रेंट, जो कि बी का क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है। तो वो इस रेंट में से माइनस करेगा ग्राउंड रेंट, बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, और साथ में ग्राउंड रेंट भी एक्सपेंस के तौर पे माइनस करेगा। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि हम बी की इस वक्त बात कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा पर्सन है। बी के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ये किस बी की बात हो रही है, जो कि ऑनर है किसी बिल्डिंग का, लेकिन ही डजंट ओन द लैंड। ठीक है। ही इज पेइंग ग्राउंड रेंट फॉर लैंड। ठीक है। और क्या एट्रीब्यूट है इसका? कि ही हैज रेंटेड his or her building to a third person। ठीक है। तो ये एक ग्राउंड रेंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो इसको क्लैरिफाई कर लें। दोबारा सुनिएगा इस वीडियो को कि बी एक ऐसा पर्सन है जिसके पास एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग जिस जमीन पे है वो इसकी नहीं है,
और इसने ये अपना घर अगर रेंट पे दिया हुआ है सी को, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसको जो रेंट मिल रहा होगा, इसको जो रेंट मिल रहा होगा वो बी की इनकम होगी। रेंट सी पे कर रहा होगा बी को, वो बी की इनकम होगी, रेंट चार्जेबल टू टैक्स में जाएगा। और माइनस होगा ग्राउंड रेंट जो कि बी पे कर रहा है ए को। ठीक है जी, ये ग्राउंड रेंट एक्सपेंस होगा। नाउ ग्राउंड रेंट ए के लिए क्या होगा, ग्राउंड रेंट ए के लिए क्या होगा, ये अभी हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है, अभी हमने इसके ऊपर फैसला नहीं किया। तो इसके ऊपर फैसला हम करेंगे कुछ देर के बाद कि क्या ये इसकी भी प्रॉपर्टी इनकम है या नहीं है, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में डेफिनेशन तो यही पड़ी थी कि इनकम फ्रॉम लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, वो उसको अगर रेंट किया हो तो वो आपकी प्रॉपर्टी इनकम होती है। तो चलें खैर, इसको थोड़ी देर में देख लेते हैं। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अभी हमने इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, अभी हमने इसका फैसला नहीं किया कि ए की क्या ये प्रॉपर्टी इनकम है, अभी हमने इसका फैसला नहीं किया। हमने अभी फैसला किया बी के बारे में। सो इन ग्राउंड रेंट इसको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा। मार्कअप ऑन लोन टू एक्वायर, कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, एक्सटेंड, रिकंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी। अब ये अगेन बी एक ऐसा पर्सन है जिसने अगर हम यहाँ पे फिर से बना लें एक केस कि बी एक ऐसा पर्सन है कि जो कि ओनर है एक बिल्डिंग का, और इस बिल्डिंग को वो क्या करना चाहता है, रेनोवेट। और इसके लिए या वो सारी चीजें जो ये यहाँ पे लिखी हुई है, कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, खरीदना चाहता है, रेनोवेट करना चाहता है, एक्सटेंड करना चाहता है, रिकंस्ट्रक्ट कर यानी गिरा के दोबारा बनाना चाहता है, तो इनमें से कोई भी काम वो करना चाहता है, तो इसके लिए वो बैंक से जाकर लोन ले लेता है। तो अब ये जो लोन दिया है इससे उसने घर बनाया, लेकिन ये लोन उसने वापस करना है, लेकिन इसमें जो एक्सपेंस होगा वो क्या होगा, जो भी इसके ऊपर मार्कअप है, मार्कअप जो है वो एक्सपेंस आउट होगा। ठीक है, सो जो भी लोन के ऊपर मार्कअप वो पे कर रहा है, टैक्स लॉ ये कह रहा है कि आपको हम ये मार्कअप ऑन लोन टू एक्वायर, कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, एक्सटेंड, रिकंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी, ये हम आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउ करेंगे। ना ये तो हो गया काफिर बैंक जो ऐसा करता है। ठीक है, काफिर बैंक क्या करता है कि आपसे मार्कअप यानी कि सूद ले लेता है, जिसको हमारे उलमा ने कह दिया कि जी ये तो हराम है। तो फिर एक मुसलमान बैंक आ गया सो दिस इज काफिर बैंक। तो अब मार्केट में एक मुसलमान बैंक आ गया, मुसलमान बैंक। ये कहता है जी मैं भी आपके साथ कुछ ऐसी ही ट्रांजेक्शन करूंगा, लेकिन वो शरीयत के असूलों के मुताबिक होगी। अब आपने अगर घर बनाना है तो जो मुसलमान बैंक है, इस्लामिक बैंक है, वो क्या करेगा आपके साथ, वो ये करेगा, ग्रीन से बनाते हैं, इस्लामिक बैंक है ना, गुनाह नहीं होगा फिर। तो मुसलमान बैंक बेसिकली क्या करेगा, वो कहेगा जी कि आपने जो कन्वेंशनल बैंक था इसको ब्लैक से बनाते हैं, कि ये जो काफिर बैंक था इससे अगर आपने 10 लाख रुपए लेने थे लोन के तौर पे, तो ये आपको मार्कअप चार्ज करेगा, लेट से 10%। आपने 10 लाख से घर बना लिया, 10% से मार्कअप है, इसका मतलब ये कि 1 लाख रुपया मार्कअप हो गया। ये तो बहुत ही सादा है। लेकिन ये जो बैंक है इस्लामिक बैंक, ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो गलत किया आपने, ये तो मना है, हराम है, हम आपको बताते हैं क्या करना। आप हमसे लें कितने पैसे, सो मुसलमान बैंक विल कम अप विद 1 मिलियन, और ये कहेगा जी आपने मुझे वापस कितने करने, आपने मुझे वापस भी 1 मिलियन ही करने हैं, सूद हम नहीं लेते हैं, ये तो बिल्कुल हराम। तो ट्रांजेक्शन क्लियर होगी, लेकिन फिर ये कहाँ से कमाएगा, तनख्वाहें कहाँ से देगा, इसके बाद पैसा कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब ये कि ये ट्रांजेक्शन इतनी सिंपल नहीं होगी, ये बल्कि ये करेगा, इस्लामिक बैंक ये कहेगा जी कि ये घर हम खरीद लेते हैं। कौन खरीद रहा है अब, ये बैंक, बी खरीदना चाहता है, लेकिन एक्चुअली जाके बैंक ने खरीद लिया, और बी के साथ ये मुआहदा किया कि आप ऐसा करो कि चूंकि आप 10 लाख रुपए मुझे पे नहीं कर सकते, आप 1-1 लाख रुपया करके मुझे दे दो। कितनी दफा लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, चलो जी 10 दफा हो गई। पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, चौथी इंस्टॉलमेंट,
और 10वीं इंस्टॉलमेंट। सो 10 इंस्टॉलमेंट्स में आप मुझे पैसे दे देना, लेकिन आप देना मुझे ये लाख लाख रुपया करके, हर साल 1 लाख रुपया दे देना। नाउ अगला अगला पॉइंट ये क्या बोलेगा, अगला पॉइंट ये बोलेगा कि जब आप पहले साल में 10 लाख रुपया से घर खरीद लिया, किसने, इस्लामिक बैंक ने, इसने खरीद लिया, और अब इस घर का ऑनर कौन हो गया जी, इसका ऑनर अगर मैं लिखूं तो वो बैंक है। बी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बैंक लिख देते हैं, तो इसका ऑनर बैंक है, ठीक है, 100% ऑनर बैंक है। लेकिन इस घर में क्या बैंक रहता है? नहीं। इस घर में रहता कौन है? इस घर में रहता है बी, क्योंकि अब एग्रीमेंट इस्लामिक बैंक का इसके साथ हुआ। तो इस्लामिक बैंक ही कहेगा भाई आप चूंकि इस घर में रह रहे हैं तो आप ऐसा करें, मुझे इसका रेंट तो पे करें, क्योंकि आप इस घर में रह रहे हैं, ठीक है। और वो रेंट ये आपस में एग्री कर लेंगे। वो रेंट होगा, हम लेट से कर लेते हैं साल का 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये। अभी फिगर को कंपेयर मत करना, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो एक रेंट के मद में कुछ पैसा लेगा। तो इसका मतलब ये कि इस्लामिक बैंक आपसे क्या रिसीव करेगा, मार्कअप नहीं बल्कि रेंट रिसीव करेगा, क्योंकि घर किसके नाम होगा, बैंक के नाम होगा। अब जब आप पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर दुनिया थोड़ी सी बदल जाएगी, हालात थोड़े से बदल जाएंगे, और क्या होगा कि अब बैंक भी ऑनर होगा, कितने का, 9 लाख रुपए का, और आप भी ऑनर होंगे, बी विल ऑल्सो बी द ऑनर, और वो कितने रुपए का ऑनर हो जाएगा, 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो इस्लामिक बैंक इस तरह से एग्रीमेंट करता है कि बैंक ये कहता है कि जब आप ये पहली इंस्टॉलमेंट मुझे पे कर दोगे तो 1 लाख रुपए आपने पे कर दिया, अब ऑनरशिप पूरी 10 लाख की मेरी नहीं है, मैं 9 लाख का ऑनर हूँ, आप 1 लाख के ऑनर है। जब आप दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो आप 2 लाख के ऑनर हो जाएंगे, और मैं, बैंक कितने का ऑनर हो जाएगा, 8 लाख का ऑनर। इसका मतलब ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बैंक की जो ऑनरशिप का परसेंटेज है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सो बैंक ऑनरशिप जो है वो रिड्यूस होगी, बैंक ऑनरशिप रिड्यूस होगी। अब जब बैंक ऑनरशिप रिड्यूस होगी तो फिर जो टेनेंट है, किराएदार है, वो अगले साल जब आप किराया लेने जाएगा ना बैंक, तो वो कहेगा कि भाई 10,000 किस बात का रेंट ले रहे हो आप मेरे से, इसमें अब 10% का ऑनर तो मैं हूँ, 1 लाख रुपए का ऑनर मैं हूँ, आप 9 लाख के ऑनर, तो आप इस रेंट को क्या करें, 9,000 करें। ये अब आप मेरे से पूरा 1 लाख नहीं, 10,000 नहीं ले सकते, क्योंकि 10% का ऑनर तो मैं हो गया, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद तो, अच्छा ये मार्कअप की कैलकुलेशन कहीं आपको नहीं एग्जाम में आने लगी, मैं सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि इस्लामिक बैंक क्या करता है आपके साथ। तो इसका मतलब ये कि बैंक ऑनरशिप रिड्यूस होती है, तो दूसरा काम क्या होता है कि रेंट ऑफ बैंक ऑल्सो ऑल्सो रिड्यूसेस, ठीक है। बैंक का जो रेंट है वो भी वक्त के साथ साथ रिड्यूस होना। अच्छा, इसको रेंट की बजाय अगर हम बोलें शेयर इन रेंट, क्योंकि अब ये पूरा रेंट इसका नहीं होता बल्कि इसका शेयर होता है, जो कि जैसे हमने कहा कि यहाँ 9,000 हो गया। अब जो बैंक जो फिर कहता है कि यार अच्छा, इसका मतलब ये कि ये तो वक्त के साथ साथ मेरा रेंट रिड्यूस होता जाएगा, तो बैंक एक और काम करता है, बैंक आपको ये कहता है कि जनाब अगले साल जब आप मेरे से ये 1 लाख रुपया लेने आओगे ना, 1 लाख रुपए का अगला इंस्टॉलमेंट पे करने आओगे, तो मैं आपको अगला घर का जो 10% पोर्शन है वो लाख में नहीं बेचूंगा, वो मैं बेचूंगा कुछ ज्यादा में, 1,10,000 में बेचूंगा। क्यों? ये जो 10,000 है ये मैं आपको चार्ज कर रहा हूँ, किस लिए, एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कि मैं अब आपको अगला जो 1 लाख है, जिससे आप 10% के ऑनर बनेंगे, मजीद अगले 10% के, तो वो 1 लाख में नहीं मिलेगा बल्कि वो 1,10,000 में मिलेगा, क्योंकि अब प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब इसी मकान का 10% का हिस्सा आपको लाख रुपए में नहीं मिल सकता बल्कि 1,10,000 में मिलेगा। तो इस्लामिक बैंक बेसिकली आपको दो चीजें चार्ज करता है, एक वो चार्ज करता है आपको शेयर इन रेंट, आपसे लेता है, सूद नहीं लेता।
दूसरी चीज वो आपको कहता है कि एप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी हम आपको चार्ज किया करेंगे जब भी आप अपनी इंस्टॉलमेंट, हम आपसे कह यही रहे हैं कि आप 1 लाख ही पे करें, सूद नहीं हम देते, आप 1 लाख ही पे करें, हर इंस्टॉलमेंट लाख रुपए की है। लेकिन इसमें कुछ हम ऐड करेंगे, क्योंकि अब आप 1 लाख के बदले में अनदर 10% ऑफ द प्रॉपर्टी के ऑनर बन रहे हैं, तो वो अनदर 10% ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो अब लाख रुपए का नहीं है बल्कि कुछ ज्यादा का है। तो इसका मतलब ये कि इस्लामिक बैंक आपको इन दो तरीकों से पैसा चार्ज करता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सपेंस आउट फिर क्या होगा, अगर आपने जो कन्वेंशनल बैंक से पैसा लिया हुआ है, मार्कअप ऑन लोन टू एक्वायर कंस्ट्रक्ट रेनोवेट प्रॉपर्टी, तो फिर क्या होगा कि जो भी मार्कअप पेड और पेबल है वो आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा। HBFC लोन, शेड्यूल बैंक लोन ऑन स्कीम बेस्ड ऑन शेयरिंग रेंट, स्कीम बेस्ड ऑन शेयरिंग रेंट, ये क्या है? ये वही है जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, कि जो भी शेयर इन रेंट है और शेयर इन एप्रिसिएशन इन वैल्यू जो बैंक आपको इस्लामिक मोड में चार्ज कर रहा है, वो अगर आपने पे किया तो वो आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा। ठीक है, तो अगर तो आपको ये वाले ट्रांजैक्शन समझ आ गए, यहाँ पे लिखे ये, थैंक गॉड कि ये आज रिकॉर्डेड है, वरना यूजली होता है ये कि क्लास में कई दफा रिपीट करना पड़ जाता है, तो आप इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हो अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, और अगर बार बार सुनने के बाद भी कंफ्यूजन रहे तो फिर ग्रुप में पूछ लेना। तो इस्लामिक सिंपल बात यह है कि अगर कन्वेंशनल बैंक से मार्कअप लोन लिया है तो मार्कअप पे कर रहे हो, वो एक्सपेंस आउट करोगे, और अगर इस्लामिक स्कीम से लिया है तो फिर इसका मतलब कि मार्कअप नहीं पे कर रहे होगे बल्कि शेयर इन रेंट और शेयर इन एप्रिसिएशन वैल्यू ये पे कर रहे होंगे आप। मार्कअप ऑन मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, अगर आपने अपना घर मॉर्गेज किया है और उसके कोई चार्जेस पे किए ना, यहाँ पे अब ये चीज याद रखना कि ये वाला एक्सपेंस सिर्फ कैश बेसिस के ऊपर है, ये अक्रूवल बेसिस पे नहीं है, बाकी सबके साथ पेड और पेएबल आ रहा है, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ कैश लिखा हुआ है। अच्छा, चैट में कुछ है। HBFC, HBFC इज हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये एक इदारे का नाम है। हाउस, इसको मैं उधर ही लिख देता हूँ जो नोट्स आप तक पहुंचने हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे लिख रहा हूँ मैं, HBFC इज हाउस बिल्डिंग, ये लोन देते हैं घर बनाने के लिए, गवर्नमेंट का इदारा है ये, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HBFC। शेड्यूल बैंक से मुराद ये कि जो कन्वेंशनल बैंक हैं, स्टेट बैंक के साथ जो एज ए शेड्यूल बैंक के तौर पे रजिस्टर हुए हैं, अलाइड बैंक, बैंक अल्फला, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, हबीब बैंक, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है जी, और तो कोई सवाल नहीं है, क्वेश्चन स्किप कर गया था। ठीक है जी, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, अगर इसके ऊपर ये याद रखना है आपने कि ये पे अगर होगा तो तभी एक्सपेंस के तौर पे आपको अलाउड होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इज expenses wholly and exclusively for deriving rent including administrative and collection charges। अभी ऐसा हो सकता है, ये बड़ी बिल्डिंग के केस में होता है, मतलब जैसे प्लाजा आपने रेंट पे दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप कहते हैं चौकीदार कंबाइन रख देते हैं, मालिक मकान कहता है जी यहाँ पे वो जो प्लाजे का ऑनर हो कहेगा जी एक चौकीदार हुआ करेगा, सबका जो है वो चीज़ों का ख्याल रख लेगा, या कोई लिफ्ट लगी हुई है उस लिफ्ट को अब मेंटेन तो बिल्डिंग के ऑनर ने करना है एक्चुअली, या जैसे कॉरिडोर्स हैं, मतलब एक राहदारी है उसके अंदर 10 दुकानें हैं, तो उसको फिर बिल्डिंग अपने जिम्मे कुछ खर्चे ले लेते हैं। ठीक है, सो इनको हम कह सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, या आपने कोई बंदे रखे हुए हैं जो कि अकाउंटेंट्स हैं जो कि उस बिल्डिंग के अकाउंट्स वगैरह का ध्यान रखते हैं, और या कोई या रेंट रिसीव करने के लिए जाते हैं, उन जो जिन्होंने पे नहीं किया उनको जाके बताते हैं, तो ये सारे के सारे बिल्डिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, और ये भी अक्रूवल बेसिस पे आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड है। लेकिन इसमें टैक्स लॉ ने एक लिमिट लगा दी है कि ये ज्यादा से ज्यादा 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, वो जो पहली फिगर हमने बनाई थी, आवर फेवरेट फिगर, तो इसके 4% से ज्यादा आपको अलाउड नहीं होंगे। तो एक्चुअल एक्सपेंस ही अलाउड है, लेकिन उसके ऊपर एक सीलिंग डिफाइंड है, अगर वो एक्सपेंस उस सीलिंग से बढ़ जाएगा तो उस सीलिंग तक एक्सपेंस लिमिटेड रहेगा जो आप क्लेम कर सकते हैं। तीसरी शर्त ये है कि इट मस्ट बी पेड विद इन 3 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर, कि अगर आपने अक्रूवल बेसिस पे टैक्स ईयर 1 में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की कहानी क्या है कि आपने अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस टैक्स ईयर 1 में लिखा है
तो एक तो ये 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स उस साल का जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि इसको आपने 3, अगर अक्रूवल बेसिस पे लिख लिया तो 3 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स में लाजमी पे करना है। अगर आपने अक्रूवल बेसिस पे लिखा है कि मैंने फर्ज कर लो कि एक अकाउंटेंट रखा या चौकीदार रखा, उसको हमने सैलरी देना है, ठीक है। तो अब ये हमारा एक्सपेंस है। तो अगर ये हम टैक्स ईयर 1 में एक्सपेंस आउट कर देते हैं और टैक्स ईयर 2, 3 और 4 गुजर जाता है और फिर भी इसकी पेमेंट नहीं करते एक्चुअली, तो हमने एक्सपेंस को अक्रूवल बेसिस के ऊपर चूंकि लिख लिया था क्योंकि इस पीरियड से रिलेट करता था, लेकिन हमने उसकी पेमेंट ही नहीं की, 3 साल गुजर गए। तो जो चौथा साल आएगा यानी कि टैक्स ईयर 5, उसमें ये दोबारा आपकी इनकम तस्वर कर लिया जाएगा और उसके बाद किसी टैक्स ईयर में अगर आप इसको पे कर देंगे इसी एक्सपेंस को, तो फिर ये दोबारा एक्सपेंस बन जाएगा। यानी कि पहले एक दफा आपने इसको एक्सपेंस बनाया अक्रूवल बेसिस के ऊपर, यू हैव मेड इट एन एक्सपेंस, फर्स्ट करो 10 रुपए का था। फिर टैक्स ईयर 2 में भी ये अदा ना किया, 3 में भी अदा ना किया, 4 में भी अदा ना किया, तो 5 में ये इनकम बन जाएगा आपकी, ठीक है। एक्सपेंस नहीं बने, मतलब एक्सपेंस रिवर्स हो गया, प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में ही इनकम बन जाएगा। और जब आप इसको एक्चुअली एक्चुअली पे कर दोगे, ऐसा हो सकता है कि आप टैक्स ईयर 5 के बाद टैक्स ईयर 6, 7, 8 में जाके इसको पे कर दें, तो जब आप पे करेंगे तब ये दोबारा से एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है। सो ये इसका ट्रीटमेंट है। मस्ट बी पेड विद इन 3 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स, otherwise it will be included in taxable income in 4 subsequent tax years. If unpaid amount which is included in taxable income as above, यानी कि जो ये इसकी बात हो रही है as above, फोर्स में जब ऐड हो गया इस सब्सिक्वेंटली पेड और उसके बाद वो पे कर दिया जाए, जैसे हमने कहा कि अभी टैक्स ईयर 8 में पे कर दिया जाए, then it will be allowed as deduction in the tax year in which it is paid. तो ये जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर एक थोड़ी सी थी प्रॉब्लम। लीगल चार्जेस पेड और पेएबल टू डिफेंड टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी और डिफेंड एनी सूट कनेक्टेड विद प्रॉपर्टी इन अ कोर्ट। अगर टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए मुकदमा हो या कोई अदालत में केस हो जिसका कोई लीगल चार्जेस आपने पे किए हो, तो ये सिर्फ कोर्ट के और अदालत के जो केसेस हैं उसके लिए अगर कोई आपके लीगल चार्जेस हैं तो वो भी आप, ऑनरशिप का कोई झगड़ा हो सकता है, कोई नाजायज कब्जे का झगड़ा हो सकता है, तो ये सारे के सारे अदालती केस हैं, ये लीगल चार्जेस आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होंगे। इरिकवरेबल रेंट, रेंट चूंकि हम इनकम में शामिल कर रहे हैं अक्रूवल बेसिस पे, तो हो सकता है किराएदार किराया दे ही ना और वो आपकी इनकम बन जाए, तो इरिकवरेबल रेंट को एक्सपेंस बना दिया जाएगा अगर वो ये सारी कंडीशंस पूरी कर दे। अच्छा जी, वो कंडीशंस पूरी, ये कंडीशंस पे हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कुछ सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? चले, दिस इज इट, आज का सेशन यहाँ पे